आज हम शुरू करते हैं फोर्थ लेक्चर वर्क पावर एनर्जी का। और हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एनर्जी। हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे, वर्क देख चुके थे, कांस्टेंट फोर्स देख चुके थे, वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे करता है। तो हमें कांस्टेंट फोर्स में हमने वर्क डन निकाला था एफ कॉस थीटा, और अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो हमने उसी को इंटीग्रेट करके निकाला था। ठीक है, फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी देख ली थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। हालांकि आज हम दोबारा इसको थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर दोबारा लेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एंड हम बोलते हैं अगर किसी में एनर्जी होगी तो काम कर सकता है। ठीक है, और एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, और ये सारी फॉर्म्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। मास एनर्जी की रिलेशन जो आइंस्टीन ने दिया था, E इक्वल टू mc² दिया था, इसमें ये बोला था कि मास कैन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो वेयर इसमें m है मास ऑफ द पार्टिकल, c इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, सो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, ये हमें आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी समझना कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब अगर मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना तो मैं ये नहीं बोलता कि भाई मुझे कोटा से जयपुर वाला पेट्रोल दे दीजिए या कोटा से दिल्ली वाला पेट्रोल दे दीजिए। पेट्रोल पेट्रोल होता है। तो एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट जूल होती है, डायमेंशन m1L2 T-2 होती है। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए काम आएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा, 1 kWh 1 कैलोरी, ये आपके हीट में काम आएगा, और ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम आएगा। तो अलग अलग जगह एनर्जी की अलग अलग यूनिट्स यूज होती है। दो तरह की एनर्जी को हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो एक बॉडी मोशन में है, उसकी वजह से वो जो काम करती है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और अगर कोई पार्टिकल और मास m है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv² होती है। तो ये हम 9th-10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। वर्क एनर्जी थ्योरम में लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह के सवाल आएंगे, हमें या तो पूछा होगा वर्क या हमसे पूछा होगा स्पीड। तो हमें सबसे पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर हम ये दोनों निकाल लेते हैं तो वर्क डन निकल जाएगा, या हमें वर्क डन दे रख मतलब या हमें वर्क डन निकालना होगा तो हम वर्क डन निकाल लेंगे। जो भी क्वेश्चन का नेचर होगा हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ओके, आइए सवाल करते हैं। तो एक बॉडी है मास 0.8 kg की, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 6J + 2K है। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो चेंज इन निकालना है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। K इनिशियल 1/2 m 0.8 kg v², इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और यहाँ पर अगर बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करेंगे तो 1/2 0.8 फाइनल जो वेलोसिटी आई थी कि v इनिशियल जो आई है वो हमारी 5 आई है। मेरे ख्याल से इसमें समझ में आ रहा होगा आपको। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि √9 + 16, या मैं √25 भी बोल सकता हूँ उसको। और यहाँ पर अगर v फाइनल बोलता हूँ तो 36 + 4 यानी कि √40 आई है। ठीक है, तो यहाँ पर √25 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 40 का √40 का स्क्वायर 40। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। और अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो 0.4 × 15 चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी आता है, ये आता है मेरा डेल्टा KE। 0.4 × 15 which is 6 जूल। 0.4 × 15 is 6 जूल। So this is how we can solve questions। आप एक बार वीडियो को जरूर पॉज करें और अपने आप ट्राई करें। एक 5 kg की बॉल है जिसको which falls through height of 20 मीटर, acquires a speed of 10 मीटर सेकेंड, find the work done by the air resistance। ठीक है, तो एक बॉल है जो ऊपर से गिर रही है और बाय द टाइम 20 मीटर की नीचे गिर जाती है, 20 मीटर नीचे गिर जाती है। ठीक है, फॉल्स थ्रू हाइट है ना, फाइंड द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर जब बॉल पहुंचती है तो इसकी जो स्पीड जाती है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, एक्वायर्स स्पीड। तो हम मान लेते हैं इनिशियली ये जो बॉल है इसकी स्पीड 0 है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस। मैंने बोला था कि आपको
या तो स्पीड पूछ रहे होंगे या वर्क डन पूछ रहे होंगे। तो हमें मालूम है कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉडी नीचे गिर रही है, बॉल नीचे गिर रही है, कौन कौन लोग काम करेंगे इस पे? एक तो mg काम कर रहा होगा नीचे, विच इज वर्क डन विल बी पॉजिटिव। एक एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? 0, रेस्ट में है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? kf 1/2, m कितना है? 5, v कितना है? फाइनल v वेलोसिटी कितनी? 10 का स्क्वायर 100। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 250 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 250, तो डेल्टा के ई जो हमारे पास आ गया वो आ गया 250 जूल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, हमें निकालना है वर्क डन। देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस आ जाएगा, एयर आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा के ई 250 जूल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg, m कितना है? 5, g कितना है? 10। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? mg भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 और वर्क डन बाय एयर इक्वल टू 250। तो इसको सॉल्व कर लिया, 50 इंटू 20 2000, तो वर्क डन बाय एयर हो जाएगा 250 माइनस 1000 विच इज माइनस 750 जूल। होना भी चाहिए था, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है तो फिक्स जो वर्क डन जो फोर्स होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हमने पिछले चैप्टर में भी, पिछले लेक्चर में काफ़ी सारे वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल किए थे, तो ये उन्हीं का ही रिकैप है। आपके किताबों के सवाल मैंने इसमें थोड़े ज़्यादा लिए हैं, बिकॉज बच्चों को लगता है कि सर आपने सवाल तो करवा दिए लेकिन हमारी बुक के सवाल कवर नहीं हुए। आइए इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो एक बॉक्स ऑफ मास्क 10 kg प्रोजेक्टेड अपन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि vi 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेट इज 0.5। ये हमारा जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, वो 0.5 दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जाके वो स्टॉप होती है फर्स्ट टाइम पे ना, तो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। तो डेल्टा के ई हो जाएगा 1/2 m vf माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m 10 kg, ठीक है, और 0 माइनस वी आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। ठीक है, स्पीड इसकी है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये मेरे पास आ गया -2000 जूल, यानी डेल्टा के ई जो आ गया मेरे पास -2000 जूल आ गया। पहला काम तो मैंने ये कर दिया। अब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है? एक तो देखिए इसमें mg sin थीटा लग रहा होगा नीचे, एक तो इसमें mg sin थीटा लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। और जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन में नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो दो फोर्सेज लग रहे होंगे, एक तो mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो हम पहले तो निकाल लेते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय mg sin क्या होगा? माइनस। क्यों होगा माइनस? क्योंकि ग्रेविटी वर्क डन फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटी को नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। और मान लीजिए कि डिस्टेंस है s, तो हम लिख सकते हैं -mg sin थीटा इंटू एस। ये हम लिख सकते हैं -mg sin थीटा इंटू एस हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसी तरह से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है एफ के इक्वल टू होती है म्यू के इंटू एन। क्या ये दिख रहा है ना? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5, एन कितना है? mg cos थीटा। एम कितना है? mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो ये मेरा फ्रिक्शन हो जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो मैं लिख सकता हूँ अगेन 0.5 mg cos थीटा अगेन इंटू एस इक्वल टू -2000 जूल।
तो ये मेरा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यूज पुट कर लीजिए। माइनस m की वैल्यू भी 10 है, g की वैल्यू भी 10 है, तो ये 100 कर देता हूँ। साइन 37 3/5 कर देता हूँ, s हो गया 0.5। mg की वैल्यू तो वैसे ही 100 होती है ना। cos थीटा हो जाएगा 4/5 इंटू एस इक्वल टू -200। इसको सॉल्व किया मैंने तो ये आ गया मेरे पास -60 से तो इधर आ गया, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास 80। इसको सॉल्व किया तो 80 आ गया, 80 को 0.40, ये -60 हो गया, -100 हो गया, ये -2000 हो गया, 2000 हो गया। तो s इक्वल टू जो मेरे पास आया 100, s इक्वल टू 2000 आ गया, s इक्वल टू आ गया 20 मीटर। यानी कि मेरा जो इंक्लाइन प्लेन पे प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हुआ 20 मीटर। ये वर्क सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv² और मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये भी बोल सकता हूँ p²/2m, ये बोल सकता हूँ मैं। या फिर मैं यहां से ये भी बोल सकता हूँ p इक्वल टू √2m/ke, ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। 2m को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन ये हो गया और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन ये हो गया। अगर हमें क्या दे रखा है, अब हमें यहाँ पे दे रखा है काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दी, यानी कि लेट्स से कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी के आई जो थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के थी। अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो k प्लस 3k यानी कि 4k हो जाएगी। भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी, वो 300% बढ़ा दी, तो k तो पहले से थी, 300% और बढ़ा दी तो 3k और बढ़ गई, 4k हो गई। अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। अब अगर अपन ऐसे इसको लिखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं P2/P1 इक्वल टू 2m kF/2m ki। भाई मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये होता है, तो P2 यहाँ P2 तो यहाँ भी kF, यहाँ P1 तो यहाँ k1 है ना। अब क्या क्या कट गया, मास तो कांस्टेंट कट गया, तो मैं बोल सकता हूँ √kF/ki। kF और ki में क्या रिलेशन है, ये 4k है, ये k है, तो ये k से k भी कट गया, यानी कि P2/P1 इक्वल टू 2 आगे नहीं आएगा, यानी कि P2 इक्वल टू क्या हो गया 2P1, यानी मोमेंटम जो है पुराने वाले मोमेंटम का डबल हो गया। मोमेंटम जो है पुराने वाले मोमेंटम का डबल हो गया, डबल मतलब 100% बढ़ गया। आंसर क्या जाएगा इसका 100%, इसका आंसर क्या जाएगा 100%। चलिए अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूं। मैं यहीं पर एक बना रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पर इसको रब करके क्वेश्चन बना देता हूं। 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे इसी में अपन, ताकि क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इस बार बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया मैंने। मान लीजिए एक और क्वेश्चन बनाती है मैंने बोल दिया कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम 300% बढ़ गया है। अब बताओ उसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। कोई बात नहीं, इनिशियल मोमेंटम पी आई वो था p, फाइनल मोमेंटम हो गया p प्लस 3 बढ़ा 300%, 3p बढ़ा, यानी कि 4p हो गया मोमेंटम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, राइट हैंड साइड दे रखी, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो अब मुझे निकालना है, मुझे मालूम है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m, तो Ke1 इक्वल टू हो जाएगा P1, Ke2 इक्वल टू हो जाएगा P2²/2m। तो Ke2/Ke1 का अगर रेशियो निकालूंगा मैं तो मुझे मिलेगा P2²/P1², मिलेगा नहीं मिलेगा। P2 कितना है 4p, 4p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16p², P1 क्या है p, p का स्क्वायर कट गया, तो Ke2 इक्वल टू हो जाएगा 16Ke1। क्या ये समझ में आया। यानी कि दूसरी वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की 16 गुना हो जाएगी, 16 टाइम हो जाएगी। अगर हमसे परसेंटेज में बात करेंगे,
परसेंटेज की टर्म में बात करेंगे, देखिए दुगना होने पर परसेंटेज इंक्रीज होता है 100%, तिगुना होने पर परसेंटेज इंक्रीज होता है 200%, 4 गुना होने पर परसेंटेज इंक्रीज होता है 300%, तो 16 गुना होने पर परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 1500%। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, यानी पहले काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 1 जूल थी, अब कितनी हो जाएगी 16 जूल हो जाएगी, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया 1500%। ठीक है, ये हो गया एक सवाल। अच्छा, इसी में एक सवाल और लेते हैं। कई बार हमसे ना ऐसे पूछ लेते हैं कि चलो इसी सवाल में कर लेते हैं, मैं यहीं पर इसको है ना दोबारा कर देता हूँ, इसी सवाल को दोबारा कर लेता हूँ, यहीं पर एक और वेरिएशन देता हूँ मैं आपको। यहीं पर दोबारा एक और वेरिएशन देता हूँ। आप वेरिएशन दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इज इंक्रीज बाय लेट्स से 3%, 3% बढ़ी है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। आप देखिए जब चेंजेस होते हैं ना लेस देन 5% होते हैं, तो उसमें बहुत सिंपल ट्रिक होती है जो हमें यूज करने आनी चाहिए। क्या होती है वो ट्रिक ये होती है, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m, है ना। तो लेस देन 5% चेंज के लिए बस याद रखना, ये ट्रिक जो है लेस देन 5% चेंज के लिए हमने ये आपको मैथमेटिकल टूल कराते वक्त भी कराई थी, अप्रोक्सीमेशन। ये होती है डेल्टा के ई अपॉन के ई इक्वल टू 2 डेल्टा पी अपॉन, है ना। परसेंटेज की टर्म में लिखूंगा तो लिख सकता हूं डेल्टा के ई, दोबारा लिखता हूं मैं इसको, सॉरी, परसेंटेज की टर्म में लिखता हूं तो लिखता हूं डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, देखिए यहाँ पर के ई की तो कोई पावर ही नहीं है, तो के ई को मैंने लिख दिया परसेंटेज के ई अपन इनिशियल के ई। मोमेंटम की पावर 2 है, जो पावर 2 होती है वो हमेशा आगे जाती है, और मोमेंटम के लिख दिया डेल्टा पी अपॉन पी, मास तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला कुछ और होता, मान लीजिए जैसे होता है कि कोई फॉर्मूला होता है x² इक्वल टू वाई क्यूब, ये कोई रिलेशन होता, अगर मुझे इसके लिए परसेंटेज एरर निकालनी होती लेस देन 5%, तो इसका फॉर्मूला बनता 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 3 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। क्या ये समझ में आया, पावर आगे जाएगी बस। तो इस केस में के की पावर 1 है तो इसकी पावर 1 आगे आगे, एक तरह से मान लीजिए आप P² की पावर 2 है तो 2 आगे आगे, आप सिंपल लगा लीजिए। आप देखिए काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल इंक्रीज बाय 3%, तो यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या दे रखी है 3%, दे रखी नहीं दे रखी, डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 3% दे रखी, 3% निकाल लिया तो ये आ गया 3। हमसे पूछा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, तो परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम हो जाएगा। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5%। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। A bullet weighing 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. Its velocity decreases to 100 meter per second after passing through a 1 meter thick mud wall. Find the average resistance offered by the mud wall. तो एक वॉल है, ठीक है, एक मड वॉल है, इसमें से बुलेट पास होती है। इनिशियल जब एंटर कर रही थी इसकी स्पीड थी 800 मीटर पर सेकेंड। जब यहां पर इमर्ज, फाइनली यहां पर आज आते हैं इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ये मड वॉल है ना। ऑब्वियसली मड वॉल में से जो बुलेट जाएगी तो रेजिस्टेंस लगेगा और बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी, और ये इसकी जो लंबाई, इसकी जो थिकनेस है वो है 1 मीटर, इसकी जो थिकनेस है 1 मीटर। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। हमें तो वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है, क्या होता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो के इसकी चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। के इनिशियल 1/2 m कितना है 10 ग्राम, यानी कि 10 की पावर -2, तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा 10 ग्राम को। v² यानी कि 800 का स्क्वायर। के फाइनल 1/2 10 की पावर -2, v² कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का
स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरा आ गया डेल्टा, इससे मैं डेल्टा के ही निकाल लूंगा। अब क्या हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर। तो मान लीजिए जब मड वॉल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है एफ रेजिस्टेंस, है ना। तो मैं इसको बोल देता हूं, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये एफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, और वर्क डन जो होगा वो मड वॉल के थ्रू ही होगा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। मड वॉल जो तो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर। क्या ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्यों, डिस्प्लेसमेंट आके रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट करता है। ठीक है, और डेल्टा के अभी इसको सॉल्व करना है, डेल्टा के सॉल्व करेंगे इसको, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 की पावर -2 6 4 10 की पावर 4 अपॉन 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 3200 जूल। इनिशियल एनर्जी तो इसकी 32 जूल है, 3200 जूल है। बाद वाली जो इसकी एनर्जी है 10 की पावर 4 तो 10 की पावर 2 10 की पावर 2 150 जूल। ठीक है, तो डेल्टा के ही जो हो जाएगा, पहले इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 3200, बाद में 50 जूल होगी, शुरू में ज्यादा थी बाद में कम होगी, तो नेगेटिव डेल्टा के ही जो हो जाएगा -3150 जूल हो जाएगा। ठीक है, -3150 जूल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया है? तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। तो यही तो रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा, ये 1 मीटर नीचे आ जाएगा, तो एफ माइनस से माइनस कट गया, एफ रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3150 अपॉन 1, तो 3150 न्यूटन। फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। इतना रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड बाय द मड वॉल, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। तो दिस इज हाउ। ठीक है, नहीं आइए एक और सवाल लेते हैं। In a ballistics demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है, याद रखना इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। देखिए हमने इसको किसी काइनेटिक एनर्जी से फेंका था, लेकिन बाद में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ 10% रहेगी। तो हम पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम, एम क्या है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 वी स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 4। क्या सही है? आप देखो सॉल्व करो इसको, ये कट गया 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 4 100 और ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 10 है ना, ये हो जाएगा 10, तो 1000 जूल ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इसकी। अब अगर 1000 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में सिर्फ 10% रह गई, बाद में सिर्फ 10% रहेगी, तो हम डायरेक्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं 100 जूल। इसका 10% रह गया ना, तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 100 जूल। अब हमें क्या निकालना है, इमर्जेंट स्पीड ऑफ द प्लॉट। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है 100 जूल, उसका फॉर्मूला पता है एम वी फाइनल का स्क्वायर, एम पता है हमें, है ना, तो 100 1/2 एम पता है 50 इंटू 10 की पावर -3 वी एफ निकाल लेंगे यहां से, क्या निकल जाएगा ये, है ना, आराम से निकल जाएगा। चलिए एक और सवाल है, a particular mass m moves with the velocity v equal to a under root x where a is a constant. Find the work done by all the forces during a displacement from x equal to 0 to x equal to t. तो work done by all equal to delta ke, change in the kinetic energy। जब भी हमसे पूछा सारा वर्क निकालो, इसका मतलब है कि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। याद रख लीजिए, जब भी पूछा जाए वर्क डन निकालना है, इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हम पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, a अंडर रूट 0 यानी कि 0। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी x इक्वल टू d पे a अंडर रूट d, ये हो जाएगी a अंडर रूट d। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी होगी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, के आई हाफ एम वी आई का स्क्वायर, तो जाएगी 0, और के
फाइनल निकाल लेते हैं, हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ए स्क्वायर डी, एम ए स्क्वायर डी बाई 2, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। हम हमसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल 1/2 एम ए स्क्वायर डी, खत्म, -0, ठीक है, ये निकल गया। आइए अगला, अब हम नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज के कुछ सवाल कर रहे हैं जो आपके मॉड्यूल में दे रखे होंगे। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय व्हाट परसेंटेज द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। लीनियर मोमेंटम इंक्रीज किया, याद रखो रिलेशन यार, के ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, या P इक्वल टू होता है 2m के ई, ये दो ही रिलेशन होते हैं। पहले मोमेंटम P था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, P था, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 50%, यानी कि पहले P था और उसमें P/2 और जुड़ गया, 50% मतलब P/2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 3P/2। क्या ये समझ में आया? अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो हमें मालूम है के ई 2 अपॉन के ई 1 इक्वल टू होता है P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, ठीक है, इसी रिलेशन से। तो P2 का स्क्वायर 9P स्क्वायर बाई 4, P1 का स्क्वायर P स्क्वायर, तो ये बढ़ गया 9/4, है ना। इसका मतलब हो गया के ई 2 इक्वल टू हो जाएगा 9/4 के ई 1, ठीक है। आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, के ई 2 जो है वो के ई 1 का 9/4 टाइम है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना आप ध्यान से, के ई 2 इक्वल टू के ई 1 प्लस 5/4 के ई 1, क्या ऐसे लिख सकता हूं उसको, 9/4 को ब्रेक करके के ई 1 प्लस 5/4 के ई 1, अगर एलसीएम लूंगा तो वापस 9/4 जाएगा, यानी पहले इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के ई 1 थी, अब कितनी बढ़ गई 5/4 बढ़ गई, तो 5/4 का मतलब क्या होता है 125%, 5/4 का मतलब क्या होता है 125%। अगर सिर्फ 5/4 की जगह सिर्फ के ई होता तो 100%, 2 के ई होता तो 200%, 5/4 है, ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि 5/4 का मतलब हो गया 125%। थोड़ा सा हो सकता है ये, जो लोगों को एकदम से आदत नहीं है उनको मुश्किल हो सकती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू थ्राइस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी न्यूमेरिकली इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो लेट्स से कि मोमेंटम है बॉडी का x, बॉडी का मोमेंटम x है, हमें दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के 3 के बराबर है, यानी कि वो 3x के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू होगी 3x, है ना। अच्छा, हमें मालूम है मोमेंटम इक्वल टू होता है mv, तो mv इक्वल टू x हो गया, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, उसकी वैल्यू होगी 3x, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आई नहीं आई? मोमेंटम जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम का 3 गुना है न्यूमेरिकली, मोमेंटम की वैल्यू वाली x, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 3x। अब मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर, इससे m को गायब करना है, m गायब हो जाएगा तो वेलोसिटी निकल जाएगी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये हो जाएगा v/2 इक्वल टू 3, डिवाइड करके देख लीजिए आप, v/2 इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू आ जाएगा 6 यूनिट्स, जो भी यूनिट होगी इसकी, हमें दे नहीं रखी यूनिट क्या है तो हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, 2 सवाल और हैं। A body of mass 10 kg released from the top of a tower which requires a velocity of 10 meter per second after falling through the distance of 20 meter. Calculate the work done by the drag force of the air on the body. ये अपन बहुत बार कर चुके हैं। Body of mass 10 kg released from the top of a tower. Released यानी कि रेस्ट में, u इक्वल टू 0। फाइनली ये बॉडी यहाँ पहुँचती है और यहाँ पर आके इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना। ये बॉडी नीचे आ रही है, mg भी नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, के इनिशियल 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी 1/2 m 10 kg v स्क्वायर 100, सॉल्व करेंगे तो 500 जूल,
क्या ये समझ में आया? 500 जूल आ गया। तो डेल्टा के कितना हो जाएगा? 500 जूल फाइनल माइनस इनिशियल। अब ड्रैग फोर्स ने कितना काम किया? ड्रैग फोर्स क्या होता है? ड्रैग फोर्स वही होता है एयर रेजिस्टेंस। बॉल नीचे आ रही तो एयर उसको ऊपर की तरफ रेजिस्ट करेगा मशीन, है ना। तो ड्रैग फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा। ड्रैग फोर्स का जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 500 जूल। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ड्रैग इक्वल टू 500। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें, कितना गिरी है वो? टावर कितना है? 20 मीटर। टावर की हाइट कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। इसका मास कितना है? 10 केजी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg 10 इंटू जी भी 10, मास भी 10, जी भी 10, डिस्प्लेसमेंट कितना? 20। तो ये तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, प्लस वर्क डन बाय ड्रैग एज इट इज इक्वल टू 500। ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा ना ये। तो वर्क डन बाय ड्रैग जो हो जाएगा माइनस 1500 जूल, माइनस 1500 जूल। ओके, एक और लास्ट सवाल है, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज मोशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम इज x इक्वल टू TQ बाई Q। x इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकंड। यानी कि हमें t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक ही टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सारे वर्क डन, ऑल वर्क डन। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले तो इसे वेलोसिटी निकालेंगे। x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? TQ बाई 3। तो वेलोसिटी dx बाई dt जो हो जाएगी वो हो जाएगी t²। डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए। t क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, t² हो जाएगा। अब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। t इक्वल टू 1 पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी 1 होगी। वो 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 1 होगी। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर ये वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इनिशियली 0। जब वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m तो 1 है, v², ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी 0.5 जूल। तो वर्क डन निकालेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0.5 जूल, और यही तो वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकंड इज 0.5 जूल। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। हम अगले लेक्चर में पोटेंशियल करेंगे और दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई होप ये आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होगा। धन्यवाद।